নমস্কার, আপনারা দেখছেন দিশা শক্তি নিউজ। খোলা মনে খোলা কথা। প্রতি সপ্তাহের মতো এই সপ্তাহ রয়েছি আমি এবং আমার সঙ্গে অতিথি রয়েছেন। সাধারণত এই অনুষ্ঠানে যিনি আমার অতিথি হন তার কাছে আমার তো প্রশ্ন থাকে, কিন্তু এমন কোনো প্রশ্ন থাকে না যে প্রশ্নে তিনি আঘাত পাবেন। কিন্তু এই অনুষ্ঠানটা সেই রকমই, অতিথি তিনি খোলা মনেই তার কথা খোলাভাবে বলবেন। এই সময় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অমরজিৎ কুমার রয়েছেন, এবং অমরজিৎ কুমার একদিকে যেমন তরুণ সমাজসেবী, অন্যদিকে তিনি বিজেএম2 দক্ষিণ কলকাতার দায়িত্বেও রয়েছেন। অমরজিৎকে অনেক অনেক স্বাগত খোলা মনে খোলা কথায়। অমরজিৎ, প্রথমেই যে বিষয়ে আসতে চাইবো যে ইতিমধ্যেই বিজেএম2 কার্যকলাপ তো বাড়ছে, দিনকে দিন বাড়ছে। আপনি একদম প্রথম দিন থেকে বিজেএম2 সঙ্গে রয়েছেন। বাবান ঘোষের নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়ন, যেটা সংগঠনে আপনারা রয়েছেন, কেমন কাজকর্ম চলছে আপনাদের? सबसे पहले तो मैं दिशा शक्ति न्यूज़ और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के, आपके सारे टीम को। और जितने लोग हैं कोलकाता पोर्ट और पूरे पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन की ओर से मैं सभी को नए वर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और BJM2 का जो काम है, जब हमारे बब्बन घोष जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए तो बब्बन घोष जी हमेशा मजदूर के लिए काम करते हैं। तो बीजेपी कहीं पे आंदोलन नहीं कर सकती है, इसके लिए एक यूनियन चाहिए। तो बावन घोष जी दिल्ली पे जाके और दिलीप दा से बातचीत करके, हमारे जो जिनके हाथ से बावन घोष जी झंडा पकड़े थे, दिलीप दा और कैलाश विजयवर्गीय जी से बात करके एक संगठन बनाया। इसका नाम पड़ा भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन। अभी का डेट में जब हम लोग भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन का जन्म हुआ था, बावन घोष जी इसका सभापति बने थे पश्चिम बंगाल का, तो उस टाइम में हम लोग 200 से 250 वर्कर मतलब कार्यकर्ता थे BJM2 का। और अभी पूरे पश्चिम बंगाल में 7 से 8 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के साथ काम कर रहे हैं। तो BJM2 का एक बहुत बड़ा अहम भूमिका होगा पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यहाँ पश्चिम बंगाल में 25% मजदूर का ही एक अहम भूमिका होता है। और मजदूर का लिए हम लोग पूरे जमकर काम कर रहे हैं, और मजदूर का कोई भी समस्या में हर जगह हम लोग खड़े हैं। और आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन का बहुत अहम भूमिका होगी बब्बन घोष जी के नेतृत्व में, और हमारे बीजेपी के सभापति श्री दिलीप घोष जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत बढ़िया तरीका से काम कर रहे हैं। অমরজিৎ যে কথা বলছেন যে একদমই ঠিক, যে শ্রমিক সংগঠন যদি মজবুত থাকে তাহলে সেই রাজনৈতিক দলের একটা অক্সিজেন হয়, যে কোনো শ্রমিক সংগঠন। আমি এই জায়গাটা একটা আসবো অমরজিতের কাছে। অমরজিৎ, রিসেন্টলি বাবান ঘোষের যেমন BJM2, ইতিমধ্যেই আরও একটা BJM2 দেখা যাচ্ছে বিজেপি নেতা রাকেশ সিং এর, যার ফলে কিন্তু বিজেপির মধ্যে দ্বিধাভক্ত হয়ে যাচ্ছে যে দুটো BJM2 কি করে। এই বিষয়ে কি বলতে চাইবেন? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि राकेश सिंह कोई नेता नहीं है, वो एक कार्यकर्ता है पार्टी का, एक्टिव कार्यकर्ता है, बहुत बढ़िया तरीके से पार्टी के लिए काम करते हैं। राकेश सिंह जब कांग्रेस में थे उस टाइम BJM2 का जन्म हुआ, जब वो बीजेपी ज्वाइन भी नहीं किए थे। तो राकेश सिंह जो है अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वो एक पार्टी का कार्यकर्ता है, एक्टिव हैं, बहुत बढ़िया तरीक़ा से काम कर रहे हैं। मगर BJM2 का, उनको BJM2 के बारे में जानकारी नहीं अच्छे तरीके से, और वो भी संगठन मजदूर के लिए ही काम करते थे पहले कांग्रेस में जब थे। तो वो BJM2 को लेके ज़बरदस्ती का पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं। तो अच्छा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बब्बन घोष जी का नेतृत्व है, उनका आदेश है कि चलो BJM2 का नाम लेकर के किसी का घर चलता है तो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। তাতে আপনাদের কোনো সমস্যা নেই? हमें कोई समस्या नहीं है, और बब्बन घोष जी को भी कोई समस्या नहीं है। मगर ये जो दूसरा BJM2 राकेश सिंह जो लेके चल रहे हैं, तो BJM2 का कोई मायने ही नहीं रखता है। उससे क्या है ना, हमारा ही BJM2 का झंडा हर जगह लहराएगा। राकेश सिंह जी का कहीं एक अस्तित्व नहीं है BJM2 में, वो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता है। BJM2 का वो कोई नहीं है, मैं साफ साफ तौर पे बोल देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी कोलकाता पोर्ट में ही राजनीति करता हूँ।
उनका भवानीपुर विधानसभा है, मेरा कोलकाता पोर्ट विधानसभा है। हमारे विधानसभा के बॉबी हकीम एमएलए हैं, मैं भी यहीं पे राजनीति करता हूँ। बीजेएमटीयू से राकेश सिंह को कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि दिलीप दा बब्बन घोष जी को ही बाकायदा पैड में लिख के दिए हैं। आज भी अगर राकेश सिंह या और भी किसी को इस बारे में कोई शंका हो, दिलीप दा के ऑफिस में जाके दिलीप दा से बात करके उनके फाइल में पूरा फाइल में पेपर रखा हुआ है जो कि बब्बन घोष जी का नाम उसमें लिखा हुआ है। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन। একদম অমরজিৎ যে কথা বলছেন খুব সোজা কথা, সোজাভাবে, যে বিজেএমটিউর যদি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়ন অর্থাৎ বিজেপি সমর্থিত যদি কোনো ট্রেড ইউনিয়ন হয়ে থাকে তাহলে সেটা একমাত্র বাবান ঘোষের নেতৃত্বে যে বিজেএমটি এবং বাবান ঘোষই বিজেএমটির রাজ্য সভাপতি। আমি এই জায়গায় আসবো যে যখন যেহেতু বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টি রাজনৈতিক দল হিসেবে বা ভারতের দল হিসেবে অনেকটাই বড়, যার ফলে অনেকগুলো শ্রমিক সংগঠন নিয়ে একটা কথা উঠে। আরেকটি শ্রমিক সংগঠন ইতিমধ্যে শোনা যাচ্ছে বিএমএস, ভারতীয় মজদুর সংঘ। এই বিএমএসও কি बीजेपी एक श्रमिक संगठन? बीएमएस का जो बात है, जहाँ तक बीएमएस भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस से जुड़ा हुआ एक मजदूर संघ है, भारतीय जनता मजदूर संघ। तो जिस हिसाब से हम लोग पश्चिम बंगाल में काम करने लगे भारतीय जनता पार्टी और बब्बन घोष जी के नेतृत्व में, तो बीएमएस बहुत ही मजबूत संगठन है और वो आरएसएस से जुड़ा हुआ एक संगठन है। तो इसके विषय में मगर बीएमएस में जो लोग थे जो आरएसएस से जुड़े हुए थे और जो काम कर रहे, तो एक्टिविटी उनके अंदर देखा नहीं जा रहा था। जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में मजदूर के ऊपर कायराना तरीके से हमला कर देना, मजदूर को लेके कोई कंपनी में काम नहीं मिलता है, तो बीएमएस एक्टिविटी के हिसाब से नहीं काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने बाबनदा ने हमारे पश्चिम बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेएमटीयू के, वो यूनियन बनाया। तो बीएमएस से बात करके ही बनाया गया, इसमें भी बीएमएस को इन्वॉल्व किया गया। बीएमएस को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो इस शाखा का संगठन ट्रेड यूनियन है। तो शाखा का अगेंस्ट में हम लोग, संघ का अगेंस्ट में, आरएसएस का अगेंस्ट में हम लोग नहीं जा सकते और हम लोग बीएमएस भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग आरएसएस से जुड़े हुए नहीं है। हम लोग पार्टी ज्वाइन किए, जस्ट उसके बाद में फिर बीजेएमटीयू किए। आरएसएस अगर हम लोग 4 साल 5 साल करते तो आरएसएस देख के देता है उसको। तो बीएमएस बहुत अपना जगह में बहुत अच्छा तरीका से काम कर रही है, बीजेएमटीयू भी अपना तरीका से काम कर रही है। একদম পরিষ্কার কথা অমরজিৎ যে কথা বলছেন যে বিজেএমটিউ এবং বিএমএস এর মধ্যে কোনো সংঘাত নেই। বিএমএস ভারতীয় মজদুর সংঘ বিজেপির আরএসএস অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সমর্থিত একটি শ্রমিক সংগঠন, আর বিজেএমটিউ একেবারে বাবান ঘোষের নেতৃত্বে চলছে, যার রাজ্য সভাপতি বাবান ঘোষ। চলে আসবো একদম অন্য প্রসঙ্গে, পোর্টের কথায় আসবো, যেহেতু পোর্ট চত্বরে অমরজিতের একদম রাজনৈতিক কেরিয়ার। পোর্টের অবস্থা অমরজিৎ এই মুহূর্তে কেমন জায়গা দাঁড়িয়ে রয়েছে? পোর্ট মানে 79 ওয়ার্ড, 78 ওয়ার্ড, এই वार्डগুলো রয়েছে। পোর্টের জায়গা কেমন দেখছেন আপনি? देखिए, सबसे पहला बात तो पोर्ट का ये स्थिति है कि यहाँ के जो एमएलए हैं और कलकत्ता के जो मेयर हैं, शहरी विकास मंत्री फिराद हकीम, बॉबी हकीम, वो पोर्ट को तो पहले से ही मिनी पाकिस्तान बोल चुके हैं। और अगर एक एमएलए होकर के और एक शहरी विकास मंत्री होकर के इस तरीका का स्टेटमेंट देंगे कि मेरे पश्चिम बंगाल में आइए, हमारे विधानसभा के अंदर चलिए, देखिए मिनी पाकिस्तान एक बसा हुआ है, तो ये बहुत ही शर्मसार है और हम लोग इसका कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और पोर्ट में जब एक एमएलए ऐसा स्टेटमेंट देंगे तो इस हिसाब से देखिए कि संगठन कोई भी हो, अगर कोई टीएमसी करता हो, कोई भाजपा करता हो, कोई सीपीएम करता हो, कोई भी, इससे कोई अपना संगठन आपका लोकतंत्र है, कोई कुछ भी कर सकता है, मगर पोर्ट में लोकतंत्र बोलकर कुछ नहीं है। पोर्ट नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बोलकर कुछ है ही नहीं। लोकतंत्र की हत्या आए दिन होती है, वही हिसाब से पोर्ट में भी लोकतंत्र बोलकर के कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई बीजेपी करता है तो उसको घर पे जाके धमकी दिया जाता है, डराया जाता है। पोर्ट में बहुत सारा कंपनी है, कोयला का कंपनी है, मटर का है, बहुत सारा कंपनी है
जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, फिर भी वो कंपनी में तृणमूल के जो एमएलए हैं, आईएनटीटीयूसी के जो नेता लोग हैं, वो धमकी देते हैं कंपनी का ऑनर को, या फिर कंपनी में जाके डराते धमकाते हैं। मजदूर लोग के साथ पोर्ट में बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है, और हम इतना वादा करते हैं कि पोर्ट में हमारे सरकार आने के बाद पोर्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से सुधारेंगे, और जो धांधली हो रही है, जो गुंडागर्दी चल रही है पोर्ट में, और दोबारा ऐसा गुंडागर्दी नहीं चले। टीएमसी के लोग जो तृणमूल करते हैं, जो बॉबी हकीम के नेतृत्व में पार्टी करते हैं, वो गुंडागर्दी हमेशा मजदूर भाइयों के साथ कभी डराना, धमकाना, मारपीट करना, भगा देंगे, बहुत सारा बात। तो हम वादा करते हैं कि हमारा सरकार आने के बाद पोर्ट में जितना गुंडागर्दी है, जो गुंडागर्दी करते हैं, गुंडागर्दी क्या होता है हम लोग दिखा देंगे, 2 मिनट में वो लोग को शांत कर देंगे, और मजदूर के लिए अच्छे तरीके से लड़ाई करेंगे, उनके हक के लिए हमेशा लड़ाई करेंगे, उनके हक के लिए ही हम लोग खड़ा रहेंगे। उनको कोई तकलीफ होगा तो हम लोग खड़ा रहेंगे। অমরজিৎ, সামনে যেহেতু দুটো ভোট রয়েছে, মানে চলতি বছরই দুটো ইলেকশন রয়েছে, একদিকে অ্যাসেম্বলি ইলেকশন রয়েছে, তো অন্যদিকে কলকাতা কর্পোরেশন ইলেকশন রয়েছে। এখনো কলকাতা কর্পোরেশন ইলেকশন বা অ্যাসেম্বলি ইলেকশন কবে হবে আমরা জানি না। সেক্ষেত্রে আপনারা যারা পোর্টের, মানে আপনি 79 নম্বর ওয়ার্ড আপনার হোম ওয়ার্ড, আপনি এই ওয়ার্ডেরই ছেলে, এবং পাশাপাশি 79, 78 এই ওয়ার্ডগুলো রয়েছে, এই ওয়ার্ডের ভোট কেমন হতে পারে, বা মানুষ ভোট নিয়ে কি বলছে? আপনি যেহেতু মানে সমাজসেবাও করেন, মানুষের পালস বোঝার চেষ্টা করেছেন, কি বলছে মানুষ? देखिए, सबसे पहला बात है, जो पब्लिक वोट करती है तो पब्लिक जातिवाद, धर्मवाद, मंदिर मस्जिद कुछ नहीं देखती है। पब्लिक को सिर्फ एक ही काम से मतलब है, उसका काम विकास होना चाहिए। घर पे कोई समस्या हो, पानी का समस्या हो तो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, रास्ता का प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व होना चाहिए। धर्म लेके और हिंदू मुस्लिम का लेके पब्लिक ये नहीं देखती है। और पश्चिम बंगाल में पूरा पश्चिम, हम क्या बोलेंगे, पब्लिक को पता है और आप सभी को पता है, पूरे पश्चिम बंगाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री आवास योजना, पूरे पश्चिम बंगाल में एक भी किसी मजदूर को या फिर और कोई गरीब को एक भी घर मिला नहीं है प्रधानमंत्री आवास योजना का। प्रधानमंत्री आयुष्मान बीमा योजना जो 5 लाख का बीमा, वो भी आज तक किसी को नहीं मिला। अम्फान तूफान में मोदी जी सेकेंड डे आए, 1000 करोड़ सेंक्शन किए, 1 रुपया किसी को नहीं मिला, ना एक तिरपाल किसी को मिला। तो पब्लिक ये देख रही है कि मोदी जी की सेंट्रल गवर्नमेंट इतना अच्छा तरीका से सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रहे, हर स्टेट में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप जाके देखिए, आवास योजना, आयुष्मान बीमा योजना, कन्याश्री का बहुत सारा फैसिलिटी है, मगर पश्चिम बंगाल में कोई एक भी सुविधा नहीं है। तो पश्चिम बंगाल का पब्लिक जान चुका है ममता बनर्जी से कुछ काम नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी की सरकार एक घोटालेबाजी की सरकार बनकर रह चुकी है, और इसको आने वाले विधानसभा में पब्लिक अपने तरीका से जवाब देगी। দুয়ারে সরকার তো মমতা ব্যানার্জি বলছে দারুণ হিট, ঘরে ঘরে মানুষ যাচ্ছে, মানুষ স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড করছে, তাহলে আপনারা কিসের ভিত্তিতে বলছেন যে মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে? देखिए, द्वारे द्वारे सरकार, इसके बारे में बात करें ना, द्वारे द्वारे सरकार का मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जितने पब्लिक सुन रहे हैं हमको, मैं बोलना चाहूँगा, भूल करके भी अपने दरवाजे पे तृणमूल के लोग को मत बुलाइएगा। वो आपके घर पे जा के देखेंगे क्या चीज़ है इसका, घर में टीवी है, फ्रिज है, पैसा है, क्या है, पता चलेगा दूसरा दिन लापता हो जाएगा। तो द्वारे द्वारे सरकार का मतलब है, ममता बनर्जी बोल रही है जा के घर, सबका घर पे इंक्वायरी करो, कौन पैसा वाला है, कौन हमको कट मनी नहीं दिया है, मेरे पास कट मनी आना चाहिए, इलेक्शन में खर्चा करना है। तो द्वारे द्वारे सरकार का मतलब यही है। और 5 लाख का बीमा योजना है, अभी से आपको बता दें, 1.5 साल पहले मोदी जी इसको लॉन्च कर दिए थे, वो पूरे हिंदुस्तान में है 5 लाख का बीमा योजना, मगर पश्चिम बंगाल में भी आयुष्मान बीमा योजना, 5 लाख का बीमा योजना का कार्ड पूरे पश्चिम बंगाल में आ चुका था। आपका हर एक पोस्ट ऑफिस में कार्ड आया हुआ था, मगर ममता बनर्जी इसको ब्लॉक करवा दी। और ये जो बोल रही है कि 5 लाख का बीमा दे रहे हैं, दीदी का पास फंड कहाँ है? और जो फंड आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो सब ब्लैक मनी में, मतलब कट मनी में चले जा रहा है, दीदी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चले जा रहा है। तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का और भी कोई रास्ता नहीं है। तो दीदी यही काम कर रही है। ये बीमा योजना जो ये फॉर्म निकाली है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि दीदी के पास फंड नहीं है, फंड जो आ रहा है वो हजम कर ले रही है।
অমরজিৎ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন খোলা মনে খোলা কথায়। আমাদের কিন্তু প্রশ্ন এবং অমরজিতের উত্তর আমরা একটুখানি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছি, এবং এর পাশাপাশি কলকাতা পুরসভার পোর্ট অঞ্চল, বিশেষ করে 79, 78 এই অঞ্চলগুলোর ছবিটা, রাজনৈতিক ছবি কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটাও একটুখানি বোঝার চেষ্টা করছি। আমি একটা বিষয় অমরজিতের কাছে আসবো। অমরজিৎ, ইতিমধ্যে তৃণমূলের বহু নেতা আমি দেখতে পাচ্ছি যে তারা বেসুরো গাইছে। আমি একদম পরপর রিসেন্ট শুভেন্দু অধিকারীর জয়েনিং, এবং তারপরে লক্ষ্মীরতন শুক্লা, বৈশালী ডালমিয়া, রাজীব বাবু, এরা প্রত্যেকে, বিশেষ করে হাওড়া অঞ্চল, সবকিছু মিলিয়ে তৃণমূলের মধ্যে একটা ফাটল দেখা দিয়েছে, এটা খুব নিশ্চিত। সেক্ষেত্রে বিজেএমটিউ, ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়ন, আগামী ইলেকশনে কতটা এক্স ফ্যাক্টর হতে পারে বলে আপনার মনে হয়? ये भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन पार्टी के लिए काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, और एक मजदूर संगठन है। दिलीप, हमारे पश्चिम बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, दिलीप घोष जी, उनके निर्देश से हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन का आपको हम बोले, ये आने वाले चुनाव में, आने वाला विधानसभा में इनका, भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन का एक बहुत ही बड़ा भूमिका रहेगा पूरे पश्चिम बंगाल में। और पोर्ट और 78 और 79 नंबर वार्ड का बारे में मैं बता दूं, और भी ताज़ा या फिर कोई न्यूज़ था, आप ही का एक मीडिया वाले थे जो आए थे 2-3 दिन पहले शिवगंगा में, तो टीएमसी के 2-4 लोग वो बोल रहे हैं कि हिंदी भाषा भाषी आपका बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रही है, हम लोग टीएमसी को लाइक करते हैं। तो टीएमसी करने वाले हैं, टीएमसी को लाइक करते हैं, मगर पूरे पश्चिम बंगाल का जनता जान चुकी है कि ये लोकतंत्र का हत्या ममता बनर्जी का सरकार आए दिन, झूठ बोलने का इसमें कोई बात ही नहीं है, प्रत्येक दिन मर्डर, हत्या, मार करके फेंक देना, तो आए दिन लोकतंत्र का हत्या हो रही है। इसके वजह से आप शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी के इतने बड़े दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी, आप शुरू से जाइए ना, अर्जुन सिंह, मुकुल दास, शुभेंदु अधिकारी, अभी लक्ष्मी रतन शुक्ला खेल मंत्री टीएमसी के रह चुके हैं, ममता बनर्जी के बहुत ही क्लोज लोग। तो सबको बीजेपी मानने का एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ा पार्टी है, और ये संविधान के हिसाब से काम करती है, लोगों के लिए काम करती है, जनता के हित में काम करती है। मगर आपका तृणमूल कांग्रेस सरकार आए दिन लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र बोल के पश्चिम बंगाल में कुछ है ही नहीं है, और जिसको लोकतंत्र की रक्षा करना है, लोकतंत्र को बचाना है, तभी बीजेपी में आकर के লোকতন্ত্র को बचा रहे हैं। অমরজিৎ, যেহেতু আপনি আমফানের সময় কিংবা এই করোনার সময়তেও আপনি ঘরে ঘরে গিয়ে বেশ খানিক কাজ করেছেন, অনেকে এটা মনে করেন যে যদি ভোটে কেউ দাঁড়ায় তাহলে সেক্ষেত্রে তার জায়গাটা, কাজ করার জায়গাটা অনেক বেশি খুলে যায়, প্রোটোকল একটা মেনে কাজ করতে হয়। আগামী দিনে যদি অমরজিৎ কুমারের কাছে যদি ভোটের কোনো অফার আসে, তাহলে সেক্ষেত্রে কি অ্যাকসেপ্ট করবেন এবং কতটা চ্যালেঞ্জ হতে পারে? देखिए, हम लोग सबसे पहले तो हम लोग एक युवा हैं, यंग जनरेशन है, और हम लोग जो भी काम किए हैं हर जनता भी देखी है, हर कोई देखे हैं, हमारे फेसबुक, हमारे सोशल मीडिया, और आप भी, आपका भी पूरे सहयोगी आए थे। लॉकडाउन में हम लोग से जितना हो पाया, घर घर पे जाके राशन पहुंचाना, हम फेसबुक में, अपना सोशल मीडिया में भी लिख दिए थे कि अगर किसी को शर्म आता है, बहुत ऐसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो भीड़ में आके राशन लेने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उनके लिए भी मैंने लिख दिया था कि अगर किसी को राशन का ज़रूरत है तो हमें फ़ोन करिए, हम आपका ना फ़ोटो खींचेंगे ना वीडियो बनाएंगे, आपको घर में आके राशन देंगे। तो हम लोग से जितना हो पाया, खाना, राशन, जितना हो पाया हम लोग किए। और रहा बात इलेक्शन में खड़ा होने का, तो ये है, ये मैं पार्टी के ऊपर डिफेंड करता हूँ। मेरा काम है एक समाज सेवी, मैं एक समाज सेवी हूँ, और भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन का एक मजबूत कार्यकर्ता हूँ, साउथ कलकत्ता का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता हूँ, दिलीप दा का नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। तो ये पार्टी का डिसीजन लेना है कि कौन उस लायक का है, कौन क्या मार्केट में या कौन वोट में, कहीं भी कोई भी वार्ड से जो खड़ा होगा, आने वाले दिन में जो कैंडिडेट होंगे, कौन किस लायक का है, काम कैसा कर रहा है, इसका डिसीजन पार्टी ले सकता है। अब पार्टी अगर हमें अगर उस लायक समझेगी
तो ज़रूर पार्टी का ये आशीर्वाद के रूप में मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। অমরজিৎ কুমার জানাচ্ছেন যে যদি আগামী দিনে এরকম কোনো সুযোগ আসে, যদি ভারতীয় জনতা পার্টি যদি অমরজিতের মতো যারা একেবারে ইয়ং ব্রিগেড রয়েছে তাদেরকে যদি সুযোগ দেয় যে ভোটে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে, তাহলে সেই চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করার জন্য তৈরি এই ধরনের একেবারে যুবকরা। আমি শেষ একটা বিষয় না জেনেই থাকতে পারছি না যে অমরজিৎ ৭৯ নম্বর ওয়ার্ডে বা ৭৮-এ যে আপনি কাজ করছেন, আপনি যেহেতু ঘরের ছেলে, একটা এক্স ফ্যাক্টর থাকে যে ঘরের ছেলেকে তারা সবসময় পছন্দ করে, ঘরের ছেলে আমাদের কাছে আসুক, আমি ঘরের ছেলেকে এই সমস্যা বলবো। বর্তমানে ৭৯ নম্বর ওয়ার্ডে কি কি সমস্যা রয়েছে, তার কারণ এই ওয়ার্ডের যিনি কোঅর্ডিনেটর রামপেয়ারে রাম, তিনি দীর্ঘদিন ধরে এই ওয়ার্ডের দায়িত্বে রয়েছেন। যদি আমি ভুল না বলি তাহলে প্রায় ৩৫-৪০ বছর হয়তো হয়ে যাবে। তাহলে সেক্ষেত্রে তারা ওয়ার্ড কাউন্সিলর সম্পর্কে কি মন্তব্য এবং এই ওয়ার্ডের সার্বিক ছবিটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ৭৯ নম্বর ওয়ার্ড? 79 नंबर वार्ड में हमारे आपका 40% पोर्ट एरिया है 79 नंबर वार्ड में, और उस हर एक जगह पे आप जाइए पानी का समस्या कंटिन्यू। आप गोरागाछा भी गए थे, बीच में आपके लोग गए थे, पानी की समस्या। कोल बर्थ चले जाइए, वहाँ पानी की बाथरूम की समस्या और रास्ता की समस्या। वृद्धा पेंशन किसी को नहीं मिल रहा, अगर कोई गरीब है, एजेड है, तो वृद्धा पेंशन की कोई सुविधा नहीं, विधवा पेंशन की कोई सुविधा नहीं। अगर किसी का हस्बैंड डेट कर गया हो तो उसको घर चलाने के लिए कुछ पैसा चाहिए, सरकार देती है, मगर यहाँ के ना कोऑर्डिनेटर ना काउंसलर कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कोई सुविधा नहीं। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट इतना सारा फैसिलिटी दे के रखी है, कोई काम तरीका से नहीं हो रहा है। और इस बार की जो जनता है परिवर्तन चाहती है, बस परिवर्तन हो, सबका काम बढ़िया तरीका से होगा। অমরজিৎ যদি এই ৭৯ নম্বর ওয়ার্ডে লড়াই করার সুযোগ পায় তাহলে প্রথম ৩-৪টে কি লক্ষ্য থাকবে? मेरा सबसे पहला मुद्दा भी है कि पोर्ट को बढ़िया जो अपना वार्ड में 79 नंबर वार्ड में जो हालात है, कोल बर्थ, गोरागाछा, एजेसी डक जंक्शन, आपका सहनाई, जहाँ आप 6 बजे के बाद चल जाइए लाइट नहीं मिलेगा देखने को। बाथरूम की बहुत सारा समस्या, ड्रेनेज तो 24 घंटा जाम रहता है, तो उसको मैं ठीक करने का पूरा कोशिश करूँगा। और हमारे 79 नंबर वार्ड में जितने भी समस्या है, सबसे पहला तो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग का लिए जो पैसा आता है उन लोगों का लिस्ट बना करके काम किया जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करूँगा। ये पार्टी अगर उस लायक समझेगी तो ज़रूर मैं ये जो सारे समस्या हैं जो 40 साल से जो काउंसलर नहीं कर पाए, उसको मैं 1 साल में ठीक करने का कोशिश करूंगा, इसका वादा करूंगा। অমরজিৎ কুমারের সঙ্গে আমরা ছিলাম খোলা মনে খোলা কথা, এক্সক্লুসিভ ফেস টু ফেস, কাট টু কাট। আমরা অমরজিতের সঙ্গে অনেক বিষয় নিয়ে কথা বললাম। একদিকে বিজেএম2 অবস্থান এবং স্বাভাবিকভাবে বিজেএম2 নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা দ্বিধাবিভক্ত আছে, সেটাও আমরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। পাশাপাশি ৭৯ নম্বর ওয়ার্ড, পোর্ট অঞ্চল এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেএম2 কতটা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে সেই বিষয়ে আমরা কথা বললাম। অমরজিৎ, অনেক অনেক ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য। আপনি সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, এইভাবে আপনার কাজ চলতে থাকুন। धन्यवाद। मैं लास्ट एक बात बोलता हूँ, बीजेएमटीयू का जो भूमिका है, हमारे पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष बब्बन घोष जी बोले, अगर कोई सांसद आता है, कोई पार्टी से, टीएमसी से अगर कोई सांसद, कोई एमएलए आता है, अगर उसको पार्टी बीजेपी तत्काल सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो बीजेएमटीयू के अंदर इतना ताकत है कि वो उनका सुरक्षा देने के लिए तत्पर रहेगी। और बीजेएमटीयू के अंदर अभी इतना कैपेसिटी है, इतना पावर है कि हर एक बूथ में अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ऐसा महसूस होगा, बीजेपी को कहीं ऐसा महसूस होता है कि इस बूथ में मेरे लोग नहीं हैं, तो भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन इसके लिए खड़ा है। हर जगह, हर बूथ में, पूरे पश्चिम बंगाल में बूथ बाय बूथ के हिसाब से हम लोग संगठन मजबूत किए हैं, और ये मजबूत संगठन किए हैं दिलीप घोष जी के नेतृत्व में, हमारे बब्बन घोष जी के नेतृत्व में। অমরজিতের দাবি যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে যদি বুথ ভিত্তিক কর্মী দেওয়ার ক্ষেত্রে, কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে যদি বিজেপির কোনো অসুবিধা হয়, তাহলে বিজেপির পাশে সবসময় থাকার জন্য প্রস্তুত ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়ন দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে, বাবান ঘোষের নেতৃত্বে। দিলীপ ঘোষ বিজেপি রাজ্য সভাপতি, অন্যদিকে বাবান ঘোষ ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়নের
রাজ্য সভাপতি। বা অনেক ধন্যবাদ অমরজিৎকে, অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে। এইভাবেই আমরা খোলা মনে খোলা কথায় আমরা আমাদের আজকের অতিথির বক্তব্য আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আপনাদের নজর থাকুক দিশা শক্তি নিউজে। নতুন আশা, নতুন দিশা, নিউ হোপস, নিউ ভিশন। নমস্কার।